एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, मुझे लगता है अमित आपको भी ये बात पता होगी, ऑब्वियसली पता होगी कि हम लोग एक ही गुरुकुल से हैं। जी जी जी। बिल्कुल। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, या और उसका वो कैंपस, अभी भी वो समोसा चटनी वहाँ मिलती है जो कई साल पहले मुझे मिला करती थी, जो मैं खाता था, या बदल गया कुछ? बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट तो बदलने हैं लेकिन स्वाद वही है ना? जी बेशक। बहुत ही खूबसूरत सा वहाँ का माहौल है। वहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग पढ़ते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी फैमिली जैसी बन जाती है। और इतने साल हो गए, मतलब मैं 95 में निकला वहाँ से पास करके, लेकिन ये है कि अभी भी टच में हूँ। और कभी भी जब उधर जेएनयू की तरफ जाता हूँ, गाड़ी जब उधर घूमती है, जी। तो खुद ब खुद चला जाता हूँ, ऐसा कुछ पल चुरा के, कि कुछ देर वहाँ बैठूं और दीवारों को देखूं और दहिया के क्लासरूम, पराठे। हाँ, और क्लासरूम देखूं, ऐसा झांक के देखूं क्या जी बदला नहीं बदला। तो वहाँ इंस्टीट्यूट में बहुत सारे दोस्त मुझे मिले, जी। और उसमें एक बहुत ही ख़ास मेरा दोस्त है। हम्म। मैं इसलिए बोलूँगा कि वो मेरा दोस्त हमेशा रहेगा, हालांकि वो इस दुनिया में आज नहीं है। उसका नाम है विद्युत प्रकाश मौर्य। और अगर आपको याद हो कि मेरी और आपकी जो पहली मुलाकात हुई थी, जी जब हम लोगों ने ऐसे एट रैंडम कि अरे मैं अमित हूँ, अरे सुमित सर और आप मेरे सीनियर हैं, हम लोग की बातचीत शुरू हुई, और यू फोर्स्ड ज़बरदस्ती या मुझे और विद्युत को कि एक फ़ोटो साथ में खिंचाते हैं, हाँ, एक फ़ोटो। तो वो वाकया मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उसमें हम फ्लैशबैक में जाएं, आप थोड़ा सा बताएं। वहीं से बात शुरू करें। एग्जैक्टली। विद्युत सर बहुत ही शालीन और बहुत ही सपोर्टिव हैं। मैं भी हैं देखिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि वो जहन में है ही नहीं। तो अमूमन फ़ोटो खिंचाने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन एक वाइब है, मतलब कि एक आपकी वाइब रही और विद्युत सर की वाइब थी। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि भई फ़ोटो हो जाए, और नहीं पता था तब कि वो एक आखिरी हमारी तस्वीर होगी। करेक्ट। और इस तरह से एक यादें हैं। और और मुझे लगता है कि जब भी मैं कोई भी पोस्ट आपकी देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता जी हूँ, जी आपके जो अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत ऐसे खुशी होती है, बहुत फ़ख्र होता है, बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जुड़ जाते हो विद्युत के साथ, उन यादों के साथ जुड़ जाते हो। जी। तो आई फील रियली रियली हैप्पी व्हेन आई सी योर अचीवमेंट्स। और मैं चाहूँगा कि आप इतने छोटे हो उम्र में, और बट आपके अचीवमेंट्स बहुत बड़े हैं। आपकी किताबें मैंने पढ़ी हैं, और आप 5 से ज़्यादा किताबें आप लिख चुके हो, आप लेखक हो। कई सारी जो किताबें हैं, जो एडिशंस हैं, उसमें आपकी लेख, आलेख, कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। आप एक लेखक हो, आप एक पत्रकार हो, बट इस कम एज में आई थिंक एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है आपका, कोई रिकॉर्ड भी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, वो ज़रा बताएंगे क्या है? हाँ, तीन तीन रिकॉर्ड हैं। क्या बात है! तो आई एम द यंगेस्ट कॉलमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या बात है! रिकॉर्डेड इन हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एज द यंगेस्ट कॉलमिस्ट ऑफ द इंडिया, ऑब्वियस। एंड द थर्ड वन इज एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ग्रैंड मास्टर ओके राइटिंग में। ओके ओके। आई एम। क्या बात है, क्या बात है! ये सुन के बहुत खुशी हो रही है, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो जिस तरह की चीज़ें आप लिखते हैं, जो आपकी लेखनी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप किन विषयों पे लिखते हैं, किस तरह की किताबें हैं आपकी जो प्रकाशित हो चुकी हैं? प्रकाशित किताबों में बहुत कम लोग जानते हैं, इस सवाल से एक चीज़ है कि मैं मेरी फ़िक्शन में ज़्यादा पकड़ है। और चूँकि एक-एक स्पेक्ट्रम लोग लेकर के चलते हैं, जो लोग मुझे बतौर राइटर जानते हैं, मेरी ज़्यादातर किताबें वो रिसर्च बेस्ड हैं। ओके। और जो लोग मुझे रेडियो में जानते हैं या सुनते हैं, तो रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम होता है। तो उसमें मैं तकरीबन 2016 से फ़ीचर लिखता हूँ, और वो आकाशवाणी की दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है। क्या बात है! तो उसमें भी सारे मोस्ट सीनियर लोग लिखते हैं, तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि ऐसे लोग मिले, और उसमें मैं रेगुलर लिखता हूँ फ़ीचर। तो मेरी फ़ीचर की विधा ही है। तो लेकिन अभी जो बुक्स की आपने बात करी, जी। उसमें ज़्यादातर रिसर्च बेस है। कि जैसे कि कोविड में ही 3 हमने किताबें केवल कोविड पे करी। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च है, कि रिसर्च में एक पार्ट है, एक फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, कि चीज़ें हो रही हों और एक शोधार्थी की तरह आप बैठ कर के उनको कवर करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। तो हमने ये करा, और मैं बहुत प्राउडली इसको बता पाऊँगा, बिकॉज़
वो मैंने एडिट किया था बुक, और वो मेरा अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत सारे लोग उसमें कंट्रीब्यूट किए थे। जी, जी। वो किताब दुनिया का इकलौता डॉक्यूमेंट है कोविड में, जो फिनोमिनोलॉजिकल तरीके से लिखा गया, और वो अभी प्रिजर्व है हमारे पास बुक के रूप में। आरोपित एकांत, कोविड-19 के कोपाकुल काल का परिदृश्य। क्या बात है! और उस बुक का जो कवर है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उनके जो पर्सनल फोटोग्राफर रहे उस समय, राजेश कुमार सिंह, तो उनका उनका क्लिक्ड है वो कवर। और कवर भी फिनोमिनोलॉजिकल है, हाँ। क्योंकि वो कवर भी प्रयाग के समय, प्रयाग के किनारे एक बंदा अपने आरोपित एकांत में वो है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो पूरी जर्नी ही रही है। थोड़ा हमें बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपका बचपन कहाँ बीता, किस तरह की पढ़ाई लिखाई परवरिश आपकी है। कुछ खूबसूरत यादें होंगी जो आपके गांव घर की होंगी, वो मैं जानना चाहूँगा थोड़ा आपसे। मेरी पैदाइश है यूपी में, एक डिस्ट्रिक्ट है फतेहपुर, और फतेहपुर के विषय में भी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। जी बिल्कुल। यूपी 4 लगभग भागों में, और उसका जो भौगोलिक बनावट है तो 4 भूभागों में विभाजित है। पश्चिम का जो इलाका है वो रुहेलखंड का है, पूरब का जो है वो पूर्वांचल है, फिर अवध है उत्तरी इलाका दक्षिण मध्य तक, और फिर है दक्षिण में बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड, रुहेलखंड, पूर्वांचल और अवध, ये 4 भूभाग हैं। फतेहपुर इन चारों में से किसी में नहीं आता। ओके। एब्सोल्यूट डिस्ट्रिक्ट है वो। थोड़ा सा अवध, अब कह लीजिए तो सब में आता है चारों में, तो इतना एब्सोल्यूट डिस्ट्रिक्ट है। तो इस डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है खागा, खागा कस्बा भी है, तो मेरी पैदाइश वहाँ की है, पूरी परवरिश भी वहाँ की है। इंटरमीडिएट तक मैंने वहाँ पढ़ाई करी है। इसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया, पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री से मैंने ग्रेजुएशन किया है। जो स्वाभिमान होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, उससे ज़्यादा स्वाभिमान है कि जिस हॉस्टल में मैं रहा। अच्छा। हॉलैंड हॉल हॉस्टल, उसका कैम्ब्रिज कोर्ट तो मैं वहाँ का इनमेट रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं आईआईएमसी और फिर पत्रकारिता। यादें जो आपने कहा कि जो मेरे टाउन की जो यादें हैं, मेरा एक बचपन का दोस्त है नीरज, इकलौता दोस्त है, मतलब जिसको लंगोटिया यार कहते हैं। ओके। तो उसके साथ की मेरी यादें हैं। मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल भिन्न था, मतलब बदमाशियाँ करना, पेड़ के ऊपर घर बनाता था वो और वहाँ सुलाता था, और मलंग था पूरा वो। तो जो मलंगनेस है मेरी, वो उसकी देन है। पेड़ पे चढ़ाना, ये वो चीज़ें, डांट खिलवाना मुझे, मैं पढ़ाकू टाइप का व्यक्ति था, तो उसने मुझे काफ़ी एक्सप्लोर किया। और चोर पुलिस का खेल खेलना, आर्टिफिशियल हम लोग बंदूक बनाते थे और उसको चार्ज भी करते थे। अच्छा। तो ये मौलिक खेल बहुत ज़रूरी हैं सुमित जी, ये आपको नवाचार के बीज बोते हैं मौलिक खेल। कल्पना में आप जीते हैं, हमने एक बंदूक बनाई और उसको एक पेड़ के नीचे लगा देते थे कि वो चार्ज होगी, और उसका हम बैटरी भी खुद अजम कर लेते थे कि भाई अभी तेरी वाली तो कम चार्ज है, मेरी ज़्यादा चार्ज है। तो इतना माइन्यूट पैमाना मापते थे उसका। ये क्या है? ये आपकी एक अवधारणा है नवाचार की ना, एक कल्पना के बीज बोए जाते हैं। तो मौलिक खेल बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने बचपन में बहुत मौलिक खेल खेले हैं। ब्यूटीफुल, सो नाइस। और खेल खेल से, खेल खेल में एक और सवाल ऐसा जहन में आता है, आप सोशल मीडिया को कैसे देखते हो? इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, लोगों का बहुत ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस हो जाना। इंसान जो है ऐसे बात नहीं करता है बैठ के, और रेस्टोरेंट्स में भी आप देखेंगे कि जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए विद फैमिली, और सब ऐसा ऐसा लगे रहते हैं सब। तो इसको आप किस ढंग से देखते हो, इस पूरे सोशल मीडिया का जो पूरा का पूरा एक ऐसा? मैं बहुत मुश्किल और मजबूरी के साथ मैं आया सोशल मीडिया में, और बहुत कम एक्टिव रहता हूँ, बहुत लिमिटेड। आभासी दुनिया में आप रहें, उसके पॉजिटिव चीज़ों को, कि एक कनेक्टिविटी बनी रहे। आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितना स्क्रीन टाइम स्पेंड करते हैं। रियल में जिएं, जीवन तो रियल में है ना। तो आभासी दुनिया को कोई कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। रियल वर्ल्ड में रहना है और वही जीवन है, जीवन वहाँ है नहीं। जिस हेड डाउन स्क्रॉलिंग जनरेशन की आपने बात करी है,
वो कई मायनों में, मतलब कि मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट अकेले एक विषय उसके लिए बहुत सारा है, हम लोग इंटरव्यूज़ भी करते हैं। तो इसीलिए मैं वन लाइनर आंसर कर रहा हूँ कि किसी भी मायने में जस्टिफाई नहीं है, उससे बचना है, ये बहुत ही खतरनाक है, समावेशी तरीके से, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी प्रज्ञा के लिए, आपके पूरे होल जीवन के लिए। इतनी कम अवस्था में बहुत कुछ जिया है आपने, बहुत कुछ देखा, समझा, जाना है, परखा है, और ये एक्सपीरियंस से आता है, ये प्रोफेशन से भी आता है कि आप जगह जगह घूमते हो, लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, खान पान हो, रहन सहन हो, या लोगों के विचार हों। तो वो एक पूरा का पूरा एक इन्फ्लुएंस आता है, सीखने को मिलता है। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत अशांत रहते हैं, वो एट पीस नहीं है, और बहुत भीड़ भाड़ है, शोर शराबा है, और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, सुबह उठ रहे हैं, टिफ़िन बना रहे हैं, फ़ोन ऐसा लगा ले रहे हैं, ईयरफोन, भाग रहे हैं, मेट्रो पकड़ रहे हैं, ट्रेन, बस, जो भी उनकी दिनचर्या है, भाग दौड़ चल रही। और अक्सर मैंने उनको ये कहते सुना है, भाई पीस चाहिए, लाइफ में पीस चाहिए, एक काम करते हैं, पहाड़ पे चलते हैं कहीं, अब 2-3 दिन एकदम ऐसे शांत वातावरण में जाएंगे और एकदम बहुत पीस मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि कितनी भी भीड़ हो, शोर शराबा हो, दे विल स्माइल एट यू, वो आपको देखेंगे और आपको मुस्कुराएंगे, और आपको बहुत अच्छा फील होगा, और आपको लगेगा कि ये इतनी भीड़ भाड़ में भी, इतने शोर में, शोरगुल में, ये आदमी एट पीस है यार, इसको बहुत, ये शांत है और इसको शांति मिली हुई है, ये बहुत प्यार से मुस्कुरा रहा है, और यू नो इट्स अ वेरी, आई वुड से, पाइस स्माइल ही विल पास एट यू, ऐसा आपको देख के प्यार से मुस्कुराएगा। तो ये जो कन्फ्यूजन है लोगों में कि शांति पहाड़ों में मिलेगी या बीच में मिल जाएगी, या बस एक वेकेशन लेंगे तो भाई एट पीस हो जाएंगे, जबकि हमने ये भी देखा है, महसूस किया है कि भाई भीड़ भाड़ में भी लोग शांत हैं और मुस्कुरा रहे हैं और मतलब बहुत खुश हैं। तो शांति जो है, ये जो शांति की तलाश है पूरी की पूरी, आजीवन जो इंसान करता रहता है, पीस चाहिए, पीस चाहिए, पीस चाहिए, उसके पीछे भागता रहता है, उसको पाने का क्या कोई तरीका है? क्या कोई वे आउट है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल जुदा है इससे मेरा विचार, और विचार नहीं है, सच यही है। एक कमरा है, उस कमरे में शांति ही है, आपने जाके वहां शोर मचाया है, क्या बात? आप शांत हो जाओ, शांति एग्जिस्ट कर रही है वहां पे। आपने कहा ना कि शांति पाने का, शांति ही है, आप शोर मचा रहे हो, तो आप शांत हो जाओ, शांति ही है, शांति नहीं पाना, शांति आपसे कहे भाई तुम शांत रहो, शांत हो जाओ, ताकि मेरा एग्जिस्टेंस निखर के आए। हर जगह शांति है। ये जो फ्रस्ट्रेटेड लोगों की आपने बात करी है, एक दो चीजें मैं उनके लिए जरूर कहूंगा। वो भूलते हैं कि वो मर जाएंगे, वो भूल जाते हैं। एक रिचुअल, मैं, सुमित जी आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं जवाब देने की कोशिश में आगे बढ़ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। एक वाकया आप ध्यान करिए कि कभी आपने देखा है कोई बुजुर्ग जो लगभग अकाल मृत्यु जिसकी ना हुई हो, अपनी एज कंप्लीट कर लिया हो, आपने कभी देखा है उसकी अंतिम यात्रा कैसे जाती है? जी बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है। कैसे? जब वो बहुत ज्यादा उम्र के होते हैं, जा रहे होते हैं, तो बैंड बाजा बारात के साथ, लोग खुशी के साथ सिक्के उछालते हुए उनके शरीर को बारातें हमारे यहाँ कही गई हैं। एक व्यक्ति जब इस दुनिया में आता है तो बड़े गाजे बाजे से सोहर गाया जाता है और खूब जश्न होता है, उत्सव। फिर जब उसका अर्धांगिनी लेता है, दो लोग एक साथ जीने के लिए एक राह पे आते हैं, तब गाजे बाजे बजते हैं। तीसरा, जब वो व्यक्ति कंप्लीट जी चुका हो, इसके बाद वो बाजा बजता है। एक्चुअली डेथ इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेलिब्रेशन, पर लोग मौत से डरते हैं, यही विद्रूपता है। मौत से क्यों डर रहे हो? आप, हम जीवन में जितना भी प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कि हम ये बन जाए, वो बन जाए, आप कुछ मत करो। कल से आप जीने का तरीका बदल दो। आप अपने, कल आप सुबह उठें और ये सोच के जिए सारा दिन कि मुझे अच्छी तरह मरना है। बस आपकी अगर सारी तैयारियां इसलिए हैं कि मैं मरूंगा अच्छा,
तो आप जीवन के सही रास्ते पर हो जाएंगे और यकीन कीजिए कभी तनाव में नहीं रहेंगे। जब आप सुबह उठते ही मरने के लिए हैं कि मुझे मरना अच्छा है, सपोज आपको ये इल्म हो जाए कि कल मर जाओगे आप कैसे जियोगे? फर्ज कीजिए कैसे जियोगे? सेंसेक्स, ये वो युद्ध, ये सब याद रहेगा आपको? बिल्कुल भी नहीं। आप बोलोगे भाई मरने दो आराम से, बिल्कुल। वो सारी। तो एक बॉलीवुड के लोग ना बड़ी दार्शनिक लाइनें कई बार लिख देते हैं गाना में। एक गाना है, जिंदगी को हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। कितनी दार्शनिक लाइन है। तो आप इस तरह से सोचिए। तो बनारस में लोग कहते हैं कि आप मणिकर्णिका घाट पे जाकर के बैठिए, बिल्कुल। तो वहां जिस तरह से आपकी लाश को बांस से ठेलते हैं और सर तो भूंजने में, पता है ना आपको, सर बिल्कुल, भूंजा बिल्कुल। जाता है जी, बढ़िया जी, सा जी। उसमें डाल करके बांस। तो देखिए आप, एक के ऊपर एक हड्डी, बस यही है। तो किस चीज के लिए आप इतना फ्रेश? भाई जिए आप। मैं कई बार अपने, जैसे मैं अपने भाइयों के बीच में भी बोलता हूं कि लोग सोचते हैं ना कि हम लाइफ में कुछ गोल सेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अभी क्यों करना भाई? कुछ पाने के लिए कि हम तब ये चीजें करेंगे, आप आज खो रहे हो ना। बिल्कुल। लाइफ होल है हमारी। हम जिस दिन पैदा हुए, जिस दिन मरेंगे, उसके बीच का सारा जीवन, हर दिन हमारा लाइफ है। अगर आप आज फ्रस्ट्रेटेड होकर के, आज का नुकसान करके कल की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई चाहे आप ये कान पकड़िए चाहे ये कान पकड़िए। अगर मैं आपको एक हफ्ते का वर्क आवर देता हूं और बोलूं आप कोई भी वीक ऑफ ले लीजिए, तो आप, ये कुछ उस तरह का पागलपन है कि मेरे को सैटरडे संडे चाहिए वीक ऑफ, वही मजा आता है। तो इस तरह की बातें हैं। आप 2 दिन कभी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं ना। बिल्कुल। तो वो वाली चीजें हैं। तो आपको जीने की कला नहीं पता, आप होश में नहीं हैं। तो उनको ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि फ्रस्ट्रेशन किसी भी तरह की, एक बात होती है स्थिति प्रज्ञ होने की। और तमाम कवि लोगों ने लिखा भी है कि हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, स्थित प्रज्ञ रहिए। कुछ मिले, कुछ खो जाए, कुछ, मैं तो कम से कम ऐसे ही रहता हूँ। नहीं, बिल्कुल। स्थिति प्रज्ञ होने की कोशिश करता हूँ। कुछ मिल जाए, जैसे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करी, तो मैं ऐसे ही था, उसके पहले भी ऐसे ही था। भाई अमित, ये जो कलाकार होता है ना, जी। लेखक होता है ना, ये बड़ा एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है। कैसा? इंटरेस्टिंग ऐसा होता है कि जिस तरह की कविताएं आप लिखते हैं या जिस तरह की कहानियां आप लिखते हैं, उसको पढ़ के तो बहुत लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते होंगे। समोसा आपने पढ़ी है मुझे लगता है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो क्या कुछ प्रेम व्रेम हुआ है लाइफ में, नहीं हुआ है, तुम्हारे हिसाब से ये प्यार की परिभाषा क्या है? ये प्रेम है क्या चीज? 2-3 प्रश्न आपने कर दिए। प्रेम हुआ है, बेसिकली मैं स्वभाव से प्रेमी आदमी हूं, तो आपके सामने बैठा हूं, बातचीत कर रहा हूं बिकॉज ऑफ द लव। प्रेम है, वो तो हमारा प्रेम है, बिल्कुल। हाँ। तो मेरा नजरिया यही है। विद्वान पूछते हैं कि संस्कार की परिभाषा क्या है सैद्धांतिक तौर पे। संस्कार क्या है? आप सोचिए कि संस्कार क्या है। संस्कार की मतलब एंथ्रोपोलॉजिकली या कहिए कि सोशली एक स्पेक्ट्रम में संस्कार की बड़ी अच्छी परिभाषा कही गई है कि किसी के जीवन में खुद को शामिल करना और अपने जीवन में किसी को शामिल करना, ये संस्कार है। और इसके लिए सामर्थ्य चाहिए। ये आसान नहीं है कि आप किसी को अपने जीवन में शामिल कर लें, और ये भी आसान नहीं है कि आप किसी के जीवन में शामिल हो जाएं। जिसमें ये मोबिलिटी है वो संस्कारवान है। और ये किस एनर्जी के कारण होता है? वो प्रेम है। प्रेम एक तत्व है, एक तत्व है, घटना नहीं है। असल में संस्कार है। वो संस्कार बिल्ड होते हैं उस तत्व के कारण, उसका नाम है प्रेम। अब ये नैसर्गिक हार्मोन ऐसे होते हैं कि एक स्त्री है, एक पुरुष है, तो दूसरा है, फिर उसमें प्रणय है, फिर संभोग है, तमाम चीजें हैं। लेकिन प्रेम को बहुत इस स्पेक्ट्रम में देखना चाहिए। नहीं, बहुत खूबसूरत, क्योंकि प्रेम के जो सही मायने हैं और जिस तरह से आपने उसको समझाया, यही सच्चा प्रेम है। और यही एक ऐसी चीज़ है जो अगर लोग समझ जाएं
तो जो एक द्वेष है, एक जो पूरा का पूरा जो कट थ्रोट फाइट है कहीं ना कहीं, वो सारी चीज़ें कम जाएंगे इस दुनिया से, एंड थिंग्स विल बी बेटर इन दिस वर्ल्ड एक्चुअली, आई गेस। देखिए, आप अभी जहाँ हैं, जो आपका वर्किंग एटमॉस्फेयर है, क्या इस एटमॉस्फेयर में कोई ऐसा जीव नहीं है, कोई ऐसा प्राणी? मैं प्राणी शब्द इसलिए जानबूझ के उपयोग कर रहा हूँ कि वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। तो कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिससे आपको प्रेम ना हो? अगर ऐसा नहीं है तो खतरे की बात है। तो आपको टेस्ट कराना चाहिए अपना, बिल्कुल अपने इमोशंस का। इससे पहले जिस आप ऑर्गेनाइजेशन में थे या जिस सोशल स्पेक्ट्रम में थे, क्या वहां आपको कोई ऐसा प्रेम नहीं? आप ढीठ हो। अगर आपको प्रेम नहीं है तो आप ढीठ हो, यू आर अनसोशल, सामाजिक रूप से ठीक नहीं हो। तो प्रेम तो होते रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। बहुत सुंदर, क्या बात है। तो भाई फ्यूचर में क्या प्लान किया हुआ है? किस तरह की नई चीज़ आप लिख रहे हो? कुछ ऐसा, कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप शेयर करना चाहो, जो आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में हम देखेंगे कि अमित जी ने कुछ लिखा है बढ़िया? देखिए, एक तो मेरा फिर से रिसर्च का है सिस्टम, 2021 से मैं उस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस मंच पे मैं साझा नहीं करना चाहता ड्यू टू सम रीजन्स, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कानूनी दांव-पेच हैं, मेरे कुछ बोलने से समाज में कुछ अलग असर पड़ सकता है, तो इसलिए मैं उसके बारे में ज़िक्र नहीं करूँगा। बस मैं ये कहूँगा कि मैं 2021 से काम कर रहा हूँ और लाखों लोग आज जानते भी हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो पर मैं कहना नहीं चाहता। दूसरा जो मैं काम कर रहा हूँ, वो एक बहुत ही अच्छी शख्सियत रहे हैं, अल्लामा नियाज़। ओके। अल्लामा नियाज़ 1962 में पद्म भूषण है यहाँ, और उर्दू अदब के बड़े मशहूर, उनका भी व्यक्तित्व ऐसा है कि उनको आप किसी स्पेक्ट्रम में नहीं बांध सकते। वन लाइनर अगर उनका कोई परिचय देना होगा, मैं बोलूंगा अल्लामा नियाज़ अ प्रीचर, दैट इज इट। उन्होंने उनका एक रिसाला था, रिसाला मतलब मैगजीन पत्रिका, लखनऊ से निकालते थे। निगार में छप जाना उन दिनों ऐसा पैराडाइम था कि किसी को कोई पद्म पुरस्कार मिल गया। तो इतनी मकबूल और इतनी वजनदार और इतनी जबरदस्त मैगजीन निकालते थे, फिर वो पाकिस्तान से भी निकालते थे। उनका समाज पर नजरिया और निगार में छप करके भाषा को लोगों ने सीखा, तमीज़ सीखी, शेर कहना सीखा। वो इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं, और मैं कई उर्दू के स्कॉलर्स से मिला हूँ जो नियाज़ को नहीं जानते, नियाज़ को नहीं जानते। तो उर्दू के अलावा जो हिंदी का इतना बड़ा बाजार है, वो तो पूरी तरह से वंचित है। बिल्कुल। तो नियाज़ एज अ शख्सियत कितनी बड़ी थाती हमारे इंडिया की है। पद्म भूषण है वो, तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। और ऐसी शख्सियत के विचार, उनके काम ये लोग जाने, तो इसके लिए मैं नियाज़ फतेहपुरी पर काम कर रहा हूँ। ग्रेट अमित, थैंक यू सो मच। तो आज की गुफ्तगू यहीं तक। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं और किसी और के साथ गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू।